नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं गुलिस्तान न्यूज के साथ। मैं हूं प्रिया राजपूत। कोविड-19 जब से शुरू हुआ है, हर कोई इंसान अपनी सेहत को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंता करने लगा है। दांतों का अगर मुद्दा हो तो वो पहले से ही एक सीरियस इशू है, जिसमें हर एक इंसान अपने दांतों को लेकर काफी चिंतित रहता है। आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे, इसलिए हम जुड़ चुके हैं डॉक्टर गौतम शर्मा से, जो जम्मू कश्मीर के जाने पहचाने डेंटल सर्जन है। आज इन्हीं से जानेंगे कि अपने इन अनमोल रत्नों को किस तरह से आप महफूज रख सकते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है गुलिस्तान न्यूज में। थैंक यू सर, हमारा पहला सवाल यही रहेगा कि ऐसे कौन से कारण होते हैं जिससे दांत खराब होते हैं और हम इनको रोक सकते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें रीज़न जो दांत खराब होने का है वो है कार्बोहाइड्रेट इनटेक या शुगर इनटेक, आप बोल लीजिए। शुरू से बचपन से आपने देखा होगा बच्चों को टॉफ़ीज़ दी जाती है, चॉकलेट दिया जाता है या चिप्स वगैरह दिए जाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ये दांतों के साथ जाके चिपक जाते हैं और डैमेज उसी टाइम से ये बच्चों में शुरू हो जाता है। एक बार केरीज एक्टिविटी आ गई माउथ में, बैक्टीरिया आ गया जो केरीज करता है। केरीज आप कीड़ा जो होता है, एक्चुअली वो कीड़ा नहीं होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसे केरीज कहा जाता है। एक बार ये आ गया, आपके डेसिड्यूस जो दूध के दांत हैं उनको तो खराब करेगा। मिक्स डेंटिशन पीरियड वो टाइम है जिसमें दूध के दांत भी प्रेजेंट होते हैं और परमानेंट दांत भी आ रहे होते हैं, तो ये उस समय परमानेंट दांतों में भी चला जाता है और उनको भी डैमेज करना शुरू कर देता है। कई बार ये होता है कि बचपन में केरीज ना हो, बाद में जाके केरीज लगना शुरू हो जाती हैं, मतलब थोड़ी बड़ी एज में जाके, तो वो भी डैमेज करते हैं जो बड़े लोगों के होते हैं। और अगर ये डैमेज बढ़ता रहे, आप इनिशियल स्टेजेस पे ना ठीक करवाएं, तो ये बाद में जाके आपको रूट कैनाल करवानी पड़ती हैं। अगर फिर भी आप ठीक ना करवाएं तो ये उसके बाद जाके आपको दांत एक्सट्रैक्ट करवाना पड़ता है। और मैं ये कहूँगा, लोग कहते हैं डेंटिस्ट्री एक एक्सपेंसिव फील्ड है, मतलब आपको बहुत पैसा खर्चना पड़ता है डेंटिस्ट्री में। डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव नहीं है, आपकी केयरलेसनेस है। आप इनिशियल स्टेजेस में जाके चेक नहीं करवाते हैं और बाद में जाके आपको महंगा ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। अगर आप शुरू में ही करवाएं, जो हम बोलते हैं हर 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट को चेक करवा लें, तो आप किसी भी बड़े खर्चे से बच सकते हैं। आप इजीली इनिशियल स्टेजेस में ही इसको कर्ब कर सकते हैं डैमेज को। अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, जो आपके पास पेशेंट आते हैं वो कौन सी उम्र के ज़्यादा होते हैं? ऐसे तो कहा जाता है कि बच्चों के दांत ज़्यादा खराब होते हैं। जब वो आपके पास, आपको क्या लगता है कि दांत किसी भी एज में खराब हो सकते हैं कि या कोई स्पेसिफिक एज है? देखिए, बच्चे तो बहुत ज़्यादा आते हैं हमारे पास। बच्चों के एक आने का रीज़न ये भी है नर्सिंग बॉटल केरीज। नर्सिंग बॉटल केरीज ये है कि जिन बच्चों को रात को बॉटल, दूध डाल के बॉटल मुंह में लगा दी जाती है, उनमें नर्सिंग बॉटल केरीज होने का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सारी रात मीठा उनके दांत पे लगा रहता है। कई बार बच्चों को शहद चटाया जाता है रात को कि सो जाएं, या दूध दिया जाता है, उसकी वजह से ये डैमेज होने का बहुत रीज़न होता है। जो आगे एजेस में, जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है, क्योंकि इसको हम डिफरेंट एजेस में कैटेगराइज कर सकते हैं। बच्चों में प्रॉब्लम केरीज वगैरह की ज़्यादा होगी, या जब टीथिंग हो रही है, जब दांत आ रहे हैं, तब बच्चों को, लोग कहते हैं कि जब दांत आते हैं बच्चों को बुखार हो जाता है, पेट खराब हो जाता है। वो दांत आने की वजह से नहीं होता है, उसका रीज़न ये है कि जब दांत आ रहा होता है बच्चा इरिटेट होता है और वो हाथ मुंह में डालता है। अब हाथ उसने इधर उधर लगाए होंगे, बैक्टीरिया अंदर जाते हैं और पेट खराब हो जाता है, बुखार हो जाता है। क्योंकि बुखार भी पेट वगैरह खराब होने के कारण एक उसकी मैनिफेस्टेशन है। दूसरी चीज़ ये है, अब अगर आगे बढ़ें, उसके बाद एक एज आती है ऐसा जब आपके दांत टेढ़े मेढ़े होना शुरू हो जाते हैं, या फिर आप कहें अगली डकलिंग स्टेज उसको कहा जाता है। फ्रंट वाले दांत बहुत ही अजीब लगते हैं और वो अगली डकलिंग स्टेज है। उसके अगर आपके टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, एक के ऊपर दूसरा दांत है, माल ऑक्लूजन जिसको कहेंगे, तो ऑर्थो ट्रीटमेंट। उसके बाद एज आ जाती है 17-18 ईयर, जिसमें सबसे ज़्यादा आजकल हमें देखने को मिला है थर्ड मोलर, जिसे अक्कल दाढ़ कहते हैं। लोगों का वो दांत निकलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत पेन होती है। हो इस वजह से रहा है कि आपने देखा होगा पहले लोग मक्की खाते थे, गन्ना चबाते थे, आजकल वो चीज़ें ख़त्म हो गई है। सेब खाते थे, आजकल एप्पल जूस आ गया, या गन्ने का जूस पिएंगे। तो जब आप हार्ड चीज़ खाएंगे नहीं, तो आपका मुंह छोटा होता जा रहा है।
दांत वेस्टिजियल हो गया, जैसे इंसान की पूंछ होती थी, खत्म हो गई, उसका कोई यूज नहीं रहा, अब आप हार्ड चीजें खाएंगे नहीं, चबाएंगे नहीं, तो वो जो आखिरी दांत हैं वो आना कम हो गए। अब तो यही देखा जा रहा है 28 दांत रह गए हैं, 32 रहे नहीं है, आखिरी के 4 दांत खत्म ही हो गए हुए हैं। ये हो गई। उसके बाद एज में चलेंगे, लोगों ने जिन्होंने पहले ट्रीटमेंट नहीं करवाया, केरीज डीप हो गई, उनके एक्सट्रैक्शन वगैरह करनी पड़ती है अगर रूट कैनाल ना हो सके। कोशिश तो यही करनी चाहिए कि अपने नेचुरल दांत बचाइए, बट अगर नहीं हो सका तो फिर एक्सट्रैक्शन वगैरह। और ओल्ड एज में चले जाइए, अगर एक्सट्रैक्शन करवाते रहे आपके खत्म हो जाएंगे, फिर आपको डेंचर चाहिए। अब डेंचर भी एक आते हैं कि आपने अपने म्यूको जो बची हुई है हड्डी उसकी सपोर्ट पे ले लिए। दूसरा होता है इम्प्लांट आ गए हैं, इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर, वो एक्सपेंसिव है इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर। तभी मैंने शुरू में कहा कि डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट नहीं चेकअप करवाते हैं अपना और डैमेज होता रहता है तो फिर ये एक्सपेंसिव हो जाती है। तो ये अलग एजेस में प्रॉब्लम्स अलग अलग टाइम पे आती हैं। जैसे आपने कहा कि पहले इंसान के 32 दांत होते थे, आजकल जो है वो 28 दांत ही देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों को हमने ये भी देखा है कि उनके जब एंड वाले जो आखिरी दांत होते हैं जब आते हैं तो काफ़ी दर्द होता है, काफ़ी तकलीफ होती है, तो उनको किसके पास जाना चाहिए? क्योंकि वो घर में ही इलाज करना शुरू कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब इस तरह की स्टेज हो तो डॉक्टर के पास कब आना चाहिए? देखिए, अगर आपका आखिरी दांत आ रहा है और वहाँ पे स्वेलिंग हो गई तो आपको उसी समय डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो चेक करके देख सकता है क्या ये पेरिकोरोनाइटिस है। पेरिकोरोनाइटिस वो कंडीशन है कि स्किन ऊपर आ जाती है दांत के, लेकिन दांत इरप्ट नहीं हो पा रहे हैं और वहाँ पे खाना जाके फंस रहा है और वहाँ पे बैक्टीरिया आ रहे हैं और वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गई। तो आपको उसी टाइम डेंटिस्ट के पास जाना है, वो उसको क्लीन करेगा, इरिगेट करेगा, देखेगा कि क्या वहाँ से अगर थोड़ा सा जो फ्लैप है जो उस दांत के ऊपर आ गया उसको रिमूव किया जाए, वो भी एक ट्रीटमेंट हो सकता है। या कई बार दांत अगर टेढ़ा निकल रहा है, आगे वाले दांतों को डैमेज कर रहा है, या वो दांत नहीं निकलेगा, हड्डी में फंस गया है, तो दांत भी निकालना पड़ता है। तो आपको इमीडिएटली डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और उसको चेक करवाना चाहिए, क्योंकि इसकी और प्रॉब्लम ये हो सकती है कि इन्फेक्शन कई बार ज़्यादा डीप टिश्यूज़ में चली जाती है, डीप स्पेसेस में चली जाती है और फिर ये ज़्यादा डैमेजिंग हो जाता है, फिर आपको ज़्यादा ट्रीटमेंट इसमें चाहिए होता है। वैसे तो अगर देखा जाए तो लोगों को दांत के रिलेटेड सिर्फ लगता है या तो इसमें थोड़ा सा बैक्टीरिया होने की वजह से फीलिंग करने की ज़रूरत है। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो क्या सीरियस इशू आपके पास आया है कभी इस तरह का कि माउथ जो कैंसर देखने को मिला हो, या इस तरह से खतरनाक बीमारी जो लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि इस तरह की भी होती हैं? देखिए, ओरल कैंसर होता है जी, बहुत कॉमन चीज़ हो गई हुई है, लेकिन इनिशियल स्टेजेस पे लोगों को पता नहीं लगता है। इसमें आपको देखना पड़ेगा क्या आपके ओरल टिश्यूज़ का कलर चेंज हुआ है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं या टोबैको चुइंग एक बड़ा रीज़न है इसके लिए, बीटल नट हुआ या टोबैको चुइंग। मुंह खोलने में प्रॉब्लम आ रही है, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस उस कंडीशन को कहा जाता है, उसमें मुंह खोलने में, वो प्री कैंसरस कंडीशन है। ल्यूकोप्लेकिया होता है, एरिथ्रोप्लेकिया, ये कंडीशंस हैं जिसमें कलर चेंज हो जाता है टिश्यू का, वाइट हो जाता है, किसी में ज़्यादा रेड हो जाएगा, तो आपको इमीडिएटली डेंटिस्ट को बताना चाहिए। और एक चीज़ है, लोगों को आपने देखा होगा झोला छाप जो सड़कों पे बैठे होते हैं उनके पास चले जाते हैं, ठीक है, जिनको क्वैक्स कहा जाता है। वो अब डेंचर ऐसा बना के लगाते हैं, कोई उनके पास गया, एक तो उनके इक्विपमेंट स्टरलाइज नहीं है, वो एक्सट्रैक्शन ऐसे करेंगे, आपको कोई भी डिजीज दे देंगे, HIV हुआ, हेपेटाइटिस हुआ, या ब्लड बॉर्न डिजीज जिन्हें कहा जाता है, जो ब्लड से या सलाइवा से फैल सकती हैं, वो दे देंगे। दूसरा, वो डेंचर जो रिमूवेबल डेंचर होता है, जो अगर आप किसी डेंटिस्ट के पास जाएं, वो रिमूवेबल डेंचर अगर आपको देगा तो वो साथ में ये भी कहेगा रात को इसको निकाल के रख दीजिए। ये क्या करते हैं, एक्रिलिक, उसी में एक्रिलिक का होता है, एक्रिलिक लगा के आपके टिश्यूज के साथ ही जोड़ देते हैं क्वैक्स। जब पेशेंट आता है और ये हटाया जाता है तो अंदर कैंसर बन गया होता है, क्योंकि इसने टिश्यूज को बिल्कुल डैमेज कर दिया होता है। और सेल की इतनी ज्यादा क्योंकि कैंसर है ही ये कि अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स, तो वो चीज हो गई होती है इंजरी की वजह से, केमिकल बर्न्स की वजह से। और ओरल कैंसर्स को ट्रीट करना मुश्किल है, क्योंकि ये इसी स्टेज में, अगर ऐसा हुआ है तो ऐसी स्टेज में आपके पास पेशेंट आएगा जब तक वो फैल गया होगा, मेटास्टेसाइज हो गया होगा, डिफरेंट पार्ट्स में चला गया होगा,
तो उसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। तभी कहा जाता है कि आप क्वैक्स के पास जाना बिल्कुल नहीं जाना है। अवॉइड तो क्या, बिल्कुल ही नहीं जाना है आपको क्वैक्स के पास। हमने कुछ ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो डेंटल जो होते हैं उनके पास नहीं जाते हैं। बुजुर्ग इंसान हमने ज़्यादा ऐसे देखे हैं कि उनकी जो रूट्स होती हैं उनके जो जबड़ों के अंदर चली जाती है, क्योंकि हमने ऐसे काफ़ी लोग देखे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि लोगों में कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है? अगर उनको इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती फिर ऑपरेशन करवाना पड़ता है, तो सही टाइम पर डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए। ऑब्वियसली डेंटिस्ट्री में अवेयरनेस की कमी तो है, और हम मीडिया से यही कहेंगे कि आप हेल्प कीजिए ताकि हम ये अवेयरनेस मासेस तक पहुंचा सकें, हर कॉमन इंसान तक पहुंचे ये बात, ताकि वो डेंटिस्ट को कंसल्ट करें। हर 6 महीने में एक बार अगर आप कंसल्ट कर लेते हैं तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो इजीली डिटेक्ट हो सकेगी, स्क्रीन हो सकेगी और ट्रीटमेंट भी उसका हो सकेगा। तो 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाना है। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। जो कैलकुलस होता है या दांतों पे आप कहेंगे कि येलो कवरिंग्स ये एक आ जाती है या जम जाता है, क्रेडा जिसको कहा जाता है, अगर आप उसको ट्रीट नहीं करवाते हैं, उसका ट्रीटमेंट बहुत इजी है, सिंपल स्केलिंग करनी पड़ती है। अगर आप उसकी स्केलिंग नहीं करवाते हैं तो अब इसमें यह देखा गया है कि ये चीजें आप बैक्टीरीमिया कर सकती है। बैक्टीरीमिया एक कंडीशन है कि बैक्टीरिया आपके ब्लड में आ जाते हैं। जब वो ब्लड में जाएंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएंगे, वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी कर रहे हैं, थ्रोम्बस भी बना रहे हैं और डायबिटीज को कॉम्प्लिकेट भी कर रहे हैं। जिन लोगों में डायबिटीज है उनको ये कंडीशन कॉम्प्लिकेट कर रही है। डायबिटीज तो आपके दांतों पे बुरा असर डालती ही है। जो पेशेंट डायबिटिक हैं उनको अपने दांतों का बहुत ख्याल करना है, और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज बहुत डैमेज करती है सपोर्टिंग टिश्यूज, जो दांतों के सपोर्टिंग टिश्यू। अब सपोर्टिंग टिश्यू क्या होते हैं दांतों के कि मसूड़े हुए, अंदर हड्डी हुई, पेरियोडोंटल टिश्यू। तो ये सपोर्टिंग टिश्यू, इसको बिल्कुल डैमेज हो जाता है डायबिटीज में। डायबिटीज में आपको बहुत ख्याल रखना है। दूसरा, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके टिश्यू डैमेज बहुत ज्यादा होता है। आपको स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, टोबैको च्यूइंग बिल्कुल नहीं करनी है। और जो डायबिटीज हैं या और जिनको कोई जर्नल प्रॉब्लम है बॉडी में, उनको भी अपने डेंटिस्ट को रेगुलरली कंसल्ट करना है, क्योंकि ये बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप है सिस्टमिक डिजीज और ओरल हेल्थ में। अगर ओरल हेल्थ खराब है तो वो सिस्टमिक डिजीज आपका कॉज करेगी, और अगर सिस्टमिक डिजीज है तो वो ओरल हेल्थ में आपको मैनिफेस्ट करेगी। तो इस वजह से हमें डिजीज़ में बहुत ध्यान रखना है। आपने डिजीज़ की बात की, जैसे आपने बोला कि डायबिटीज़ वालों का जो असर होता है दांतों पे पड़ता है। ऐसी कौन सी और बीमारियां हैं जिनका असर सीधे हमारे दांतों पे पड़ता है? देखिए, कुछ ब्लड के ऐसे डिजीज़ हैं, अब मैं वो साइंटिफिक नाम लूँगा तो यहाँ पे क्योंकि मासेस के लिए हैं, तो ब्लड के कुछ डिजीज़ हैं और डायबिटीज़ तो हो गया। और दांतों की वजह से आपके भी डैमेज होना, ऑर्गन्स में जिस ऑर्गन में जाएंगा, मतलब बैक्टीरिया, क्योंकि आपके दांतों में बैक्टीरियल डिपॉजिट है, सब जिंजाइवल मसूड़ों से नीचे लेवल पे वो बैक्टीरिया चले गए, कैलकुलस बन गया, प्लाक बन गया, तो वो ब्लड में चले जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में। तो वो जिस ऑर्गन में जाएंगे डैमेज करते रहेंगे। बॉडी में वो जहां पे जाएंगे बॉडी का रिएक्शन होगा, जब बैक्टीरिया आएगा इन्फ्लामेशन करेगा वहां पे, तो ये इन्फ्लामेशन बॉडी को डैमेज करती है। जिस पार्ट में जाएंगे ये डैमेज करेगी। और मैनिफेस्टेशन, अब कई बार पेशेंट को नहीं पता होता है उसे डायबिटीज है, तो वो हमारे पास आता है, एक डेंटिस्ट ऐसे बता सकता है कि उसको एक तो मल्टीपल एब्सेसिस, पेरियोडोंटल एब्सेसिस, जो पेरियोडोंशियम है या मसूड़े हैं उनमें एब्सेसिस दिखाई देते हैं। दूसरा, एक फ्रूटी स्मेल आती है जब भी वो ब्रीथ आउट करता है, फ्रूटी स्मेल या एसीटोन लाइक स्मेल आती है। तो हम भी कई बार डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसको, पेशेंट को डायबिटीज है। फिर आप उसके ब्लड टेस्ट करवाइए तो उसमें क्लियर हो जाता है कि इसको डायबिटीज है या नहीं है। कुछ लोगों की ये शिकायत हमेशा रहती है कि हम 2 टाइम ब्रश करते हैं, उसके बाद भी हमारे मुंह से जो है स्मेल आती है। तो आपको क्या लगता है ऐसे कौन से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से, अगर वो पूरी उनकी रूटीन अच्छी भी है फिर भी स्मेल आती है? देखिए, इसमें यही है कि ब्रशिंग तो कर रहे हैं, लेकिन उनका मेथड ऑफ ब्रशिंग क्या है?
क्या वो इंटरडेंटल स्पेसेस को क्लीन कर रहे हैं? इंटरडेंटल स्पेसेस दो दांतों के बीच वाली स्पेस को कहेंगे। वो क्लीन करने के लिए आपको फ्लॉस की ज़रूरत पड़ती है या इंटरडेंटल ब्रश की ज़रूरत पड़ती है। अब कुछ ऐसे अगर स्पेस बन गई जहाँ पे फूड पार्टिकल जाके फंसते जा रहे हैं, वो तो बैड ब्रेथ करेंगे। तो इसके लिए आप अपने डेंटिस्ट को चेक करवाइए, वो आपको प्रिस्क्राइब करेगा कि क्या आपको फ्लॉस की ज़रूरत है या इंटरडेंटल ब्रश की ज़रूरत है। दूसरा, कैल्कुलस डेपोजिशन, जो प्लाक होती है, बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं। तीसरा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो, जो सांस लेने वाले, कोई एब्सेस वगैरह हो, या आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, तो इनसे भी आप स्मेल आ सकती है। लिवर डिजीज में भी ये चीज़ होता है, माल ऑर्डर आ सकते हैं। तो ये बहुत सी जो सिस्टेमिक डिजीज हैं उसकी मैनिफेस्टेशन है कि आपके ओरल माल ऑर्डर आना शुरू हो जाता है। जब भी दांत खराब होते हैं तो सबसे पहले कौन से दांत खराब होते हैं? क्योंकि देखा जाता है तो हमारे जो अंदर वाले दांत पहले खराब होते हैं, तो अगर उनको रोका जाए तो ऐसे कौन सी चीज़ें होती हैं जो कम खाने की वजह से हम ये चीज़ें रोक सकते हैं? देखिए, खराब होने में जैसे नर्सिंग बॉटल केरीज मैंने कहा, तो बच्चों के फ्रंट वाले ऊपर वाले दांत ज़्यादा खराब होंगे। वैसे केरीज जो लगती हैं ज़्यादातर देखा गया मोलर्स, प्री मोलर्स में लगती हैं। वो इस वजह से कि वो इतना बड़ा ऑक्लूजल टेबल है, मतलब जो जगह जहाँ से हम चबाते हैं और वहाँ पे जाके चीज़ें, मीठी चीज़ें जाके चिपक जाती हैं और वो डैमेज करते रहते हैं। इंटरडेंटल स्पेसेस में भी ये चीज़ देखी गई है। इंटरडेंटल स्पेसेस दो दांतों के बीच की स्पेस है, वहाँ से केरीज शुरू होती हैं और दो साइड के दांतों को डैमेज कर देती हैं। तो ये देखी गई है। हमें स्वीट्स वगैरह अवॉइड करनी है, और सोते टाइम कई लोगों को आदत होती है कि कुछ मीठा खा के सोते हैं, वो बिल्कुल अवॉइड करना है। आपको ब्रशिंग प्रॉपरली करनी है। जब भी आप रात को डिनर कर लेंगे, सोने से पहले आपको ब्रशिंग ज़रूर करनी है। और कई लोग पूछते हैं कि ब्रशिंग के बाद क्या दूध पी सकते हैं? बिल्कुल नहीं, सिर्फ आप पानी पी सकते हैं। अगर आपने दूध पीना है तो पहले पीजिए, उसके बाद ब्रशिंग कीजिए और फिर सो सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो सेहत ठीक रहेगी। और प्रॉपर ब्रशिंग मेथड आपको एडॉप्ट करना है। ये आप YouTube में देख सकते हैं, बहुत से चैनल्स हैं जो प्रॉपर ब्रशिंग मेथड। और टूथपेस्ट भी कोई स्टैंडर्ड कंपनी का लीजिए। ब्रश जो आपने यूज़ करना है हमेशा सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट, मीडियम या हार्ड ब्रश नहीं करना है, क्योंकि वो भी दांतों को एब्रेड करता है और डैमेज करता रहता है। तो ब्रश भी हमेशा जब आपने लेना है अच्छी कंपनी का, सॉफ्ट या सुपर सॉफ्ट कैटेगरी का ही लेना है ब्रश, मीडियम या हार्ड नहीं। वो दांतों की ऊपर की एनिमल लेयर को बिल्कुल एब्रेड कर देगा और ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है कई पेशेंट ये आके। और रॉन्ग ब्रशिंग मेथड की वजह से भी ये चीज़ हो जाती है। जैसे कि लोगों की ये भी बताया गया है कि जब उनके दांत खराब होते हैं, फिलिंग भी एक जो है मेथड है। और कौन से ऐसे मेथड है जिसकी वजह से वो दांत ठीक करा जा सकते हैं, और कितना पैसा लगता है उसमें? जी देखिए, फिलिंग भी अलग अलग तरह की हैं। ग्लास आइनोमर सीमेंट से कर सकते हैं आप फिलिंग, या फिर कंपोजिट है जिसको लाइट क्योर कहा जाता है, या लेज़र भी कहा जाता है, क्योंकि वो कंपोजिट रेस्टोरेशन है। इनसे किया जा सकता है। फिलिंग के प्राइसेस 1000 रुपीज़ से शुरू होते हैं, 1500-2000 तक जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितनी बड़ी कैविटी है। उसके बाद आ जाता है, अगर फिलिंग नहीं हो सकती, डीप हो गया हुआ है, आपके पल्प तक पहुंच चुका है अगर लीजन, तो फिर रूट कैनाल करनी पड़ती है। रूट कैनाल से आप दांत को बचा सकते हैं। और ये जरूर, कई लोग हमारे पास जो रूट कैनाल से दांत बच सकते हैं उसको भी कहेंगे कि निकाल दीजिए, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि अपना नेचुरल दांत जहाँ तक हो सके उसे बचाना चाहिए। अगर आप रूट कैनाल करते हैं तो रूट कैनाल 3000 से शुरू होकर 4-5 हज़ार तक जाती है। और उसके बाद यही है कि अगर नहीं बच सकता है दांत तो एक्सट्रैक्शन करवाइए। एक्सट्रैक्शन के बाद आप वहाँ पे या तो ब्रिज लगवा लीजिए। ब्रिज होता है फिक्स्ड पार्शियल डेंचर, 2 साथ वाले दांतों की सपोर्ट लेके बीच में दांत लगा दिया जाता है अगर एक दांत मिसिंग है। या फिर इम्प्लांट लगवाइए। इम्प्लांट में ये होता है कि साथ वाले दांतों की सपोर्ट नहीं आपको लेनी पड़ेगी, सिर्फ जो खाली स्पेस है उसी में एक दांत लगा दिया जाए। उस जो इम्प्लांट है वो थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोसीजर है,
और उस एक दांत की कॉस्ट 25,000 से शुरू होती है और ये 50-60,000 तक जाती है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा इम्प्लांट लगवा रहे हैं। अगर बात करें हम जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पर ऐसे भी एरिया हैं जैसे डोडा भद्रवाह हो गया, किश्तवाड़ हो गया, वहाँ पे ऐसे लोग हैं कि जिनके पास ज़्यादा पैसा ना भी हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर में काफ़ी ऐसे दूर दराज इलाके हैं जिन लोगों के पास पैसा ना होने की वजह से ऊपर से दांतों की भी काफ़ी दिक्कत होती है, तो वो प्रेफर करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में जाया जाए। परंतु कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे जम्मू कश्मीर में डेंटिस्ट की कमी है, ज़्यादातर लोग जो है ये प्रेफर करते हैं कि प्राइवेट क्लिनिक में जाया जाए। तो ऐसे आपको क्या रीजंस लगते हैं कि सरकार की तरफ से ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई है कि हर गरीब इंसान भी अपने दांतों का इलाज करवा सके सस्ते में? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसमें कहूँगा अवेयरनेस। आपको अवेयरनेस लोगों को देनी पड़ेगी, कम्युनिटी लेवल पे मासेस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। गांव-गांव में जाके लोगों को बताना पड़ेगा आप दांतों का ख्याल कैसे रख सकते हैं और कैसे इनको, एक ये भी धारणा है कि एज के साथ दांत निकलेंगे, आपके दांत गिरते जाएंगे एज के साथ, लेकिन ये चीज़ नहीं है। आप अगर दांतों को ध्यान से रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके दांत जाएंगे। तो इसमें यह है कि मासेस को आपको पूरी तरह बताना पड़ेगा कि आप अपने दांत बचा सकते हैं। दूसरी चीज़, मैं IDA का, इंडियन डेंटल एसोसिएशन जो जम्मू है, उसका प्रेसिडेंट भी था। उसमें हम अवेयरनेस देते थे लोगों को, स्कूल्स में जाते थे। अगर आप स्कूल लेवल पे अवेयरनेस दे देते हैं तो वो उस बच्चे के लिए लाइफ लॉन्ग उसके साथ रहेगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि स्कूल लेवल पे आपको अवेयरनेस देनी है बच्चों को। हमने थ्रू मीडिया, अखबारों में हुआ, चाहे TV मीडिया हुआ, इनके थ्रू हमने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो सभी लोग समझ सकते हैं अगर अखबार नहीं भी पढ़ते हैं, तो इनके थ्रू काफ़ी वो दी। दूसरा, डेंटल कॉलेज अगर आप कहें तो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एक सिर्फ जम्मू में है एंड एक श्रीनगर में है। बाकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में आपके डेंटल क्लिनिक्स हैं, लेकिन बहुत सी जगह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तब भी सेटअप ठीक है, लेकिन बहुत सी जगह ऐसा देखा गया है डेंटिस्ट तो है लेकिन डेंटल चेयर नहीं है, वो काम नहीं कर सकते। उसके पास एक पेशेंट आएगा जिसमें सिंपल स्केलिंग चाहिए या सिंपल कैविटी फिलिंग से काम हो सकता है, लेकिन उसके पास डेंटल चेयर ही नहीं है गवर्नमेंट सेटअप पे। ऐसा भी बहुत जगह देखा गया है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ में तो देखना पड़ेगा और मासेस तक एजुकेशन ले जानी पड़ेगी। उसमें हम भी पूरी तरह हेल्प करेंगे अगर गवर्नमेंट चाहती है तो। बट मैं यही कहूँगा कि आप स्कूल लेवल से शुरू कीजिए, क्योंकि स्कूल लेवल पे जो बच्चे के दिमाग में एक बार बात आपने बिठा दी, आ गई, तो वो लाइफ लॉन्ग उसको फॉलो करेगा। बाकी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जम्मू में है, यहाँ पे अच्छा सेटअप है, और श्रीनगर में है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं। बट फिर भी गवर्नमेंट को चाहिए कि और डेंटिस्ट, क्योंकि हमारे J&K में 2008 के बाद रिक्रूटमेंट डेंटिस्ट की नहीं हुई है, बहुत लंबा बैकलॉग है, बहुत डेंटिस्ट अनएम्प्लॉयड हैं। तो गवर्नमेंट कुछ प्रपोजल बना सकती है कि इनको जॉब मिले और जाके ये मासेस की सेवा कर सकें। जैसे कि मैं खुद भी जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी तो मेरे साथ कुछ ऐसे दोस्त थे जिन्होंने कहा कि वो साइंस स्ट्रीम से थे, जिसमें कि BDS की उनकी सीट निकली भी हुई थी, फिर भी उन्होंने नहीं की, क्योंकि उनको लगता है जब तक MBBS की सीट ना निकले तो हम BDS नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं हमारा जो आने वाला फ्यूचर है वो उसमें शायद ब्राइट नहीं है, या क्या धारणा है कि उन्होंने BDS में जो बच्चों की सीट निकलते बड़े कम होते हैं जो उसमें जाना इंटरेस्टेड होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट ही नहीं होगी तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न हो सकता है कि बच्चे MBBS में ज़्यादा प्रेफर करते हैं? हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट तो एक बहुत बड़ा इशू है। अब तो MBBS करके भी नहीं मिल रही है जॉब, लेकिन BDS में कंडीशन ज़्यादा ख़राब है। BDS की और जॉब नहीं मिली, तो ये चीज़ें तो लोगों को थोड़ा सा करती ही है डिमोरलाइज की डेंटिस्ट्री क्यों करेंगे। लेकिन मैं आपको ये एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर डेंटिस्ट्री करके प्राइवेट क्लिनिक खोलते हैं तो उसमें बहुत अच्छा स्कोप है और फाइनेंशियली बहुत साउंड हो सकते हैं, लेकिन उसमें इनिशियल जो सेटअप है वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो उसमें पैसा चाहिए इंसान को कि जब अपना क्लिनिक खोला जा सकता है उसके लिए। देखिए, एक तो अगर वो किराए पे ले रहा है कोई शॉप वगैरह, अच्छी जगह ले रहा है तो 15-20 हज़ार तो उसका किराया ही होगा। दूसरा,
क्लिनिक अगर वो अच्छा मतलब चेयर लेना है, आरवीजी लेना है उसको, और अच्छा आपको ऑटोक्लेव लेना है, क्योंकि 1.5 लाख के लिए ऑटोक्लेव ही आएगा। आपको डेंटल चेयर लेनी है 4-5 लाख की, वो आ जाएगी। आपको आरवीजी लेना है 1.5-2 लाख का, वो आ जाएगा। तो ऐसे सेटअप छोटे छोटे इक्विपमेंट वगैरह मिला के कोई 10-12 लाख का वो है इनिशियल सेटअप जो आपकी कॉस्ट करेगा। तो इसमें यही है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो कम इंटरेस्ट पे लोन दे सकती है जो लोग ये करना चाहते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ होगी कि आप अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करने के लिए अगर इन लोगों को लोन मिल जाए, इन बच्चों को जिनके पास नहीं है इतने रिसोर्स की वो क्लिनिक खोल सकें, तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी और ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। लोग दोबारा डेंटिस्ट्री की साइड आना चाहेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा फील्ड है लोगों की सेवा करने का। ये एक बहुत अच्छा तरीका है। आप किसी को पेन हो रही है, क्योंकि डेंटल पेन आप किसी से पूछिएगा जिसको होती है, वो सारी रात नहीं सो पाता है, और अगर आप उसको रिलीव कर देते हैं डेंटल पेन से, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि दांतों की प्रॉब्लम सिर्फ वही समझ सकता है जिसको होती होगी। जब मुझे खुद भी होती थी तो मैं समझ सकती हूँ कि कितना दर्द होता है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि अगर कोई इंसान दूर दराज रहता है, जब तक वो डेंटिस्ट के पास पहुँचता है, दर्द को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? कि घर में कोई इस तरह की चीज़ हो सकती है जिससे वो कंट्रोल कर पाए? देखिए, इसमें यही है कि आप अगर ऐसा हो रहा है, ब्रशिंग कर लीजिए। क्या पता कुछ फंसा हो दांत में, उसके कारण हो रही है, क्योंकि आप यही चीज़ कर सकते हैं। ब्रशिंग वगैरह कर लीजिए प्रॉपरली, माउथ रिंस कर लीजिए, अगर माउथ वॉश है, गर्म पानी में नमक डाल के गार्गल कर लीजिए, और पिन वगैरह नहीं मारिए वहाँ पे, क्योंकि कुछ लोग पिन लेके उससे साफ करना शुरू हो जाते हैं। वो चीज़ें अवॉइड बिल्कुल करनी है। तो अगर आप अच्छा ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं आप डेंटिस्ट को, आप ऑनलाइन कर लीजिए। आजकल तो बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, या कॉल कर लीजिए। हमारे सबके नंबर आजकल ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप लिखिए उसमें तो आपको पता लग जाएगा। कॉल करो, कोई भी आपको मना नहीं करेगा ये बताने में क्या कीजिए, जब तक आप पास के किसी डेंटिस्ट के पास नहीं पहुंच जाते और प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। आप फ़ोन पे कीजिए, फ़ोन कंसल्टेशन आजकल कर रहे हैं। और कोरोना के बाद तो ये बहुत ज़्यादा शुरू हो गए हैं, क्योंकि कोरोना में 3-4 महीने क्लिनिक्स नहीं खुली। सबसे बड़ा आप जैसे जानते ही हैं कि कोरोना सलाइवा ओरोफेरेंजियल सिक्रीशन से, या सलाइवरी सिक्रीशन से, या नेजल सिक्रीशन से आ रहा था। तो ओरल कैविटी में जब हमने काम करना था डेंटिस्ट ने, तो उससे बहुत ज़्यादा एरोजोल प्रोड्यूस होते हैं जब ओरल कैविटी में काम करो, एयर रोटर चलाओ। तो वो तो एक बहुत बड़ा कॉज बनना था कोरोना स्प्रेड का। तो 3-4 महीने क्लिनिक्स बंद रही, तो टेली कंसल्टेशन ही चली। लोगों के फ़ोन आते थे, हम उन्हें यही बताते थे कि आप ऐसे कर लीजिए, सब ज़्यादा हो सके तो ड्रेसिंग वगैरह कर ली, क्योंकि तब तक गाइडलाइंस भी नहीं आई थी कि हमें कैसे ट्रीट करना है इन पेशेंट्स को। तब पता ही नहीं था, क्योंकि कोरोना ने तो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। हमें पता ही नहीं था शुरू में कि क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करनी है, कैसे हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। फिर टाइम के साथ ये सारा आया, WHO का आया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का आया, इंडियन डेंटल एसोसिएशन ने किया, डेंटल काउंसिल ने किया। तो उसके बाद तो हमें पता लग गया कैसे ट्रीट करना है, बट इनिशियली नहीं कर सके और पेशेंट्स को प्रॉब्लम आई। उन्होंने ऑनलाइन कंसल्ट किया, कॉल करके किया, और सॉल्यूशन दिया गया उनको। जैसे आपने बोला कि कोरोना वायरस में तो ये सच में एक दिक्कत थी। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो दांतों की प्रॉब्लम जिनको बहुत ज़्यादा होगी, वो सीरियस केसेस थे, उनको किस तरह से आपने ट्रीट किया? क्योंकि वो तो ऑनलाइन से नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक उनको आप देखेंगे नहीं तब तक नहीं हो पाता है। तो कितनी दिक्कत हुई ऐसे पेशेंट को देखने में? फैसिलिटीज सेटअप की गई थी डेंटल कॉलेज में, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जम्मू है, वहाँ पे फैसिलिटी सेटअप की गई थी ऐसी। अगर हमें लगा कोई पेशेंट ऐसा है तो हमने वहाँ पे रेफ़र किया और वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट हुआ। क्योंकि जो सेंटर पूरी तरह इक्विप नहीं है, कहा गया हेपा फिल्टर चाहिए, उससे ट्रीट हो सकता है, या फ्यूमिगेशन करनी पड़ेगी, बट 100% श्योर कोई नहीं था। तो डेंटल कॉलेजेस में रेफ़र किया गया और डेंटल कॉलेज में उनका ट्रीटमेंट हुआ और ठीक से हुआ। पेशेंट सेटिस्फाइड था कि ट्रीटमेंट हो रहा है उनका। ऐसी कौन सी दिक्कत होती है? मतलब कुछ लोग जो चिकन खाते हैं, चिकन खाने के बाद उनके दांतों में जब फंसता है तो धागा मारते हैं, इस तरह की चीज़ें, मतलब बैड हैबिट्स होती हैं। तो आपको लगता है ये बैड हैबिट्स दांतों को ज़्यादा ख़राब करती हैं?
हाँ, बैड हैबिट से दांत खराब होते हैं। अब अगर ये फंस गया है कुछ आपके दांतों में, तो आप फ्लॉस से निकालिए, धागा मत यूज कीजिए, क्योंकि अगर आप धागा यूज करेंगे तो वो आपके गम्स को डैमेज करेगा, वहां से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी और वो बैक्टीरियमिया का एक कॉज बनता है। तो आपने एक चीज करनी है, आपने फ्लॉस यूज करना है उसके लिए, और अगर नहीं निकल पा रहा है तो आप डेंटिस्ट के पास जाइए, वो रिमूव कर देगा, क्योंकि वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाती है और बहुत इरिटेट करता रहता है। वो पेशेंट कहीं पे भी कंसंट्रेट नहीं कर पाता है कि ये पेन के कारण पेशेंट कहीं पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, सारा उसका ध्यान इधर उधर लगा रहता है। तो हमें बस यही देखना है कि वो डेंटिस्ट के पास जाए टाइमली और ठीक करवा ले। वो कोई ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, हमारे पास एक्सप्लोरर है या प्रोब है, हम उससे देख के क्या चीज़ है उसको रिमूव कर सकते हैं, फाइबर्स को। ये जाके यूजुअली फंस जाते हैं, तो इनको रिमूव किया जाए। फ्लॉस से घर में हो जाते हैं, नहीं हो तो डेंटिस्ट के पास जाइए। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ऐसे कौन सी सब्जियां होती हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो विटामिन और प्रोटीन्स दे पाएँ जिसमें दांत को मजबूत किया जा सकता है? देखिए, फ्रेश लीफी वेजिटेबल हम कहेंगे कि पेशेंट खाएं। दांतों को मजबूत करने के लिए तो ऐसे कैल्शियम जो है वो आपको लेना पड़ेगा। दूध लीजिए, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लीजिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, बट स्पेसिफिकली नॉन वेजिटेरियन जो है वो नॉन वेज खाइए। कोई स्पेसिफिकली ऐसे हम फूड को मना नहीं करेंगे, सिर्फ हम हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट या हाई शुगरी डाइट के लिए मना करेंगे कि आपको वो नहीं लेनी है, क्योंकि वो दांतों को डैमेज करता है। बाकी आप डाइट जो अपनी ले रहे हैं नॉर्मल, वो ले सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। अंत में आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देंगे कि किस तरह से आप अपने दांतों को प्रोटेक्ट करिए, क्योंकि सबसे ज़रूरी जो पार्ट है, ऐसे तो हमारा शरीर पूरा इंपॉर्टेंट है, पर दांतों से ही हम अपनी सेहत को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। एक तो मैं ये कहूँगा, ब्रशिंग आपने 2 बार करनी है, ट्वाइस डेली ब्रशिंग इज मस्ट। सेकेंडली, हर 6 महीने में आप डेंटिस्ट से ज़रूर चेक करवाइए, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो वो इनिशियल स्टेजेस पे ही स्क्रीन हो जाएगी और ट्रीटमेंट उसका हो जाएगा। जितना आप लेट करेंगे उतना आपकी बॉडी को भी डैमेज है और उतना ही ट्रीटमेंट भी एक्सपेंसिव है। तो ये बाकी बॉडी ऑर्गन्स को भी डैमेज कर देते हैं अगर आपकी ओरल हेल्थ ठीक नहीं है। तो हर 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट से मिलिए और वो इनिशियली आपका देख के स्क्रीन करके आपको ट्रीटमेंट बता देगा क्या है, और वो करवाइए, बिल्कुल ठीक रहेगा। बिल्कुल आपके दांत, ये धारणा गलत है कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी दांत टूटते जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इनका अच्छा रख रखाव करेंगे तो ये जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, गुलिस्तान के साथ बात करेंगे। थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर के जाने पहचाने डेंटल सर्जन डॉक्टर गौतम शर्मा थे, जिन्होंने बताया आपको कि आप अनमोल रत्नों को कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि दांतों का बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जम्मू कश्मीर या पूरे भारत की बात करें तो हर दिन न जाने कितने ही लोगों को दर्द होती है और इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। तो हमें उम्मीद है कि आपने इस इंटरव्यू में पूरी चीज़ें जानी होंगी कि किस तरह से आप अपने दांतों का ख्याल रख सकते हैं और अगर आपको प्रॉब्लम है तो उनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।